24 सालों में आप टॉप ऑफ दुबई तक पहुंच चुके हो। आज आप एक रियल एस्टेट मोगल हो। इट्स क्रेजी कि आपकी शुरुआत हुई थी एज अ ट्यूशन टीचर, वो भी 9th स्टैंडर्ड। एक्चुअली आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 6 years में। टफ थी लाइफ उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ट्यूशन ही एक ऑप्शन होता है। आपका एपिटाइट नहीं होता पैसे खर्चने का। पैसे कम तब लगते हैं जब एपिटाइट बढ़ जाता है पैसे खर्च। आपसे पूछना चाहूंगा कि आज तक की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की डील कौन सी करी है आपने? एक बहुत बड़ी डील थी, अंडर राइटिंग डील थी, वो 280 मिलियन दिरहम्स की डील थी। 280 मिलियन दिरहम, करीब 600 करोड़ रुपए। 600 करोड़ रुपए। जो बच्चे सीए एग्जाम क्रैक कर लेते हैं उनके लिए क्या करियर एडवाइस है? जब सीए बनते हैं ना तो बच्चों के पास दो ही चॉइस है, या तो बेटा नौकरी कर ले या बेटा प्रैक्टिस कर ले। मैं तो बोलता हूँ कि भैया बाहर आओ और अपनी पूरी स्किल को बिजनेस में लगा दो। अगर आपने लोगों को हायर नहीं किया ना तो कोई ना कोई आपको हायर तो जरूर करेगा। इस दुनिया के 98% लोगों को 2% लोगों ने हायर किया। टॉप मेंटालिटी। आपके बिजनेस पार्टनर विवेक ओबरॉय है, हाँ जी। उनके साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता? बड़ा ही मजा हुआ बिजनेसमैन। जब उनको आप बोर्ड रूम में देखोगे ना, चीजों को समझते हुए या करते हुए एक पल के लिए आप भूल जाओगे कि ये एक्चुअली में वही विवेक होगा। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं वो सारे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। जब आप पैसे कमाते हो तो उस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? आपके पास ऑप्शन क्या है इस दुनिया में इन्वेस्ट? टेंजिबल एसेट तो रियल एस्टेट ही होता है ना। देखिए, जब आपको लंबी इनिंग बनानी है ना तो पहले आपको बॉल को जज करना पड़ेगा। देखो, आउट हो गए ना तो दूसरी बैटिंग नहीं मिलेगी। मम्मी ने कभी आपके लाइफ में कोई कमी फील नहीं होने दी? जी जी जी। अब आप मम्मी के लिए क्या करते? क्या करें, मतलब माँ को क्या चाहिए यार? वो आपकी तरफ ललचाई हुई नजरों से देखती है हमेशा कि यार मेरा बेटा आए और 5 मिनट मेरे से बात करे, और हमारे उसी 5 मिनट में हमारा फोन बजता है और या एक व्हाट्सएप का मैसेज आता है जिसमें कि हमारा माइंड मूड चेंज हो जाता है, नंबर्स दिखने लगते हैं, कमर्शियल। क्योंकि माँ तो कहीं जा नहीं रही ना, माँ तो कल फिर इस सोफे पे मिलेगी आपको, दोबारा यहीं बैठी भी मिलेगी। दोस्तों, हर किसी को सफलता चाहिए लाइफ में, पैसे बनाने हैं, पर इसकी जो एक्चुअल गाइडेंस होती है ना, ये आपको स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगी। ये आपको ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ स्टोरीज से मिलेगी। अंकुर भैया, अंकुर अग्रवाल ऑफ B&W डेवलपमेंट्स, उनकी कहानी की शुरुआत हुई एट एज 6 जब उनके पापा का देहांत हुआ। उनकी पहली कमाई हुई बिल्डिंग में ट्यूशन्स लेकर, और वहाँ से लेकर आज तक, आज वो दुबई के एक मल्टी मिलियनर बन चुके हैं, दुबई के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में छा चुके हैं। ये है कहानी अंकुर भाई की। उनकी कंपनी B&W डेवलपमेंट्स के ऑफिस में हमने इस पॉडकास्ट को शूट करा। बहुत आइकॉनिक सा ऑफिस है, दुबई की स्काईलाइन दिख जाती है। स्काईलाइन आपके सामने और आपके पीछे है एक ऐसे इंसान जिनकी इमोशनल आर्क, इमोशनल जर्नी की वजह से ही उन्हें मटेरियल सक्सेस, ज़िंदगी में सफलता, बैंक अकाउंट में पैसे मिले। तो आज हमने इनकी कहानी को जाना, आज हमने इनके दिल को एक्सप्लोर किया, और हमने ये जाना कि अगर लाइफ में सफल बनना है तो माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए, दिमाग दिल में क्या रख के आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ में बहुत कुछ गेन करोगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लोगे आज के एपिसोड के थ्रू। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फायरी कॉन्वर्सेशन अंकुर भैया के साथ। एंजॉय कीजिए। अंकुर भैया, आपके साथ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ऑफिस को देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन फील होती है, बट एट द सेम टाइम इस ऑफिस के मालिक के साथ बैठकर ऐसा लगता है कि भैया के साथ बैठा हूँ। मालिक तो ऊपर वाला है, मैं तो मालिक नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है, बट मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। इट्स क्रेजी कि आपकी शुरुआत हुई थी एज अ ट्यूशन टीचर, वो भी 9th स्टैंडर्ड में। मतलब पैसों के लिए तब आप ट्यूशन लेते थे बच्चों के, हाँ, 14 साल। राइट? और आज आप 38 ईयर्स के हो, जी। मतलब 24 साल। 24 सालों में आप टॉप ऑफ दुबई तक पहुंच चुके हो, स्टार्टिंग फ्रॉम बीइंग अ मिडिल क्लास बॉय इन दिल्ली। एक्चुअली आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 6 years ना। तो एजुकेशन करनी थी, बहुत टफ थी लाइफ उस टाइम पे। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद ट्यूशन ही एक ऑप्शन होता था, मतलब और कुछ ऑप्शन दिमाग में आता भी नहीं था। तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, पैसे इकट्ठे किए, फिर सीए में एडमिशन लिया। सीए के टाइम पे भी कुछ ना कुछ करता रहता था पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो ऐसे ही चलता रहता था लाइफ। थोड़ा सा था, ऐसा टफ पीरियड था मेरा, बट मैंने एंजॉय किया उस पीरियड को भी। ना, मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारवां है, ये चलता रहता है, लोग जुड़ते रहते हैं, काम करते रहो। अभी ये है, अभी वो है, कल कुछ होगा, आज कुछ है।
तो लाइफ को बैलेंस करना, एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। आपके बिजनेस पार्टनर विवेक ओबरॉय हैं। हाँ जी। फ्रॉम द आउटसाइड लुकिंग इन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने कम बैक किया लाइफ में, ह्यूज वे। आई थिंक अब इंटरनेट को पता है कि उन्होंने फाड़ दिया है अभी तो बिजनेस में। अभी तो बहुत वायरल हो गया है। हाँ, कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, आप उनका डीप कैरेक्टर समझ लेते हो। समटाइम्स यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन मोर देन देयर फैमिली अंडरस्टैंड्स। उनके साइकोलॉजी के बारे में कुछ बताओ, विवेक ओबरॉय। विवेक को ज़्यादातर लोग समझते हैं चॉकलेट बॉय, सिल्वर स्क्रीन, एक हीरो पर्सनालिटी, साथिया टाइप। वो वो विवेक का पर्सनालिटी एंगल बन चुका है। मेरे को लगता है 90% लोग ऐसा ही समझते हैं। बट विवेक का जो दूसरा एंगल है ना, 2 एंगल है। जो एक एंगल है ना, वो है एक बड़ा ही मंझा हुआ बिजनेसमैन, बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमैन। यस, राइट वर्ड। सब कुछ समझ है। व्हेन यू विल सी हिम ना, जब उनको आप बोर्ड रूम में देखोगे ना, चीज़ों को समझते हुए या करते हुए, एक पल के लिए आप भूल जाओगे कि ये एक्चुअली में वही विवेक ओबरॉय। बहुत सुपर स्किल्ड। और दूसरा एंगल है स्पिरिचुअल बैलेंसिंग। वो शायद उनके पिताजी की वजह से, सुरेश अंकल की वजह से। ये जो आपने कहा कि उनका बिजनेस एक्यूमेन बहुत हाई है, हम्म। आई फील कि कुछ हद तक बिजनेस एक्यूमेन एक गॉड की गिफ्ट होती है, बट काफी हद तक पढ़ाई का नतीजा है। पढ़ाई भी है, लर्निंग है, और लाइफ लर्निंग्स है ना। ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ बिजनेस, बहुत सारे काम किए उन्होंने, तो बहुत कुछ सीखे हुए हैं वो। अभी भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में विवेक भाई ने इन्वेस्ट किया हुआ है। आपसे कभी उनके डाउन फेज के बारे में उन्होंने बात करी है? नहीं, हम करते नहीं है। हमारे को पहली बात तो बहुत कम समय मिलता है बात करने के लिए, बिकॉज हम लोग बहुत बिजी रहते हैं अपने अपने काम में। हम जब भी बात करते हैं, कुछ बिजनेस की बात करते हैं, या फिर हम सिर्फ फैमिली की बात करते हैं। ऐसा कभी डाउन फेज की या इस चीज़ की हम बात नहीं करते हैं, और मैं पसंद भी नहीं करता बात करना उस बारे में। तो पता है मैं उनकी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग उसी लाइफ को जी कर ना शायद बिटर हो जाते अबाउट लाइफ, अबाउट सर्कमस्टांसेस। नहीं नहीं नहीं। पर उन्होंने जिस तरह का सक्सेस देखा है, उसका मतलब ये है कि उनकी इंटरनल वर्ल्ड में भी उतना ही ज़्यादा ठहराव है, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। बैलेंसिंग है ना। मतलब इतना ऊपर जाके भी उनका वही बैलेंस्ड अप्रोच है। मतलब डगमगाते नहीं है वो। जैसे वो मुझे एक स्टोरी सुनाते हैं, जैसे जब उनका डाउनफॉल था, तो वो गए अपनी मम्मी के पास। यार, बाय द वे शी इज अमेजिंग लेडी। मतलब आंटी के पास वो गए, उन्होंने बात किया कि वाई मी। तो उनका जवाब आया सामने से कि जब तेरे को सक्सेस मिल रही थी, जब आपको सक्सेस मिल रही थी, तो वाई यू। तो आपको लाइफ को उस हिसाब से समझना पड़ेगा, और अपने अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि मैं दोबारा से कम बैक कर सकता हूँ। तो विवेक ओबरॉय का वो नेचुरल स्किल तो है। एक प्रोफेशनल बेसिस से आप उन्हें कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? मान लो देयर इज एन अमेरिकन व्यूअर, उन्हें पता नहीं कि विवेक ओबरॉय एक एक्टर भी हुआ करते थे। अब आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे उन्हें, प्रोफेशनली स्पीकिंग? Professionally, he is a brilliant entrepreneur with a very clear mindset. He knows about what he's doing. He knows what he's talking. He can understand the profitability of a task. He can strategize the thing. He has that feasibility, adaptability in his mindset. He understands the law very well. He has the most important network in the world. मतलब सब लोग जानते हैं ना विवेक ओबरॉय को। तो आज BMW के साथ अगर कोई जुड़ता है, तो वो एक तरीके, देखिए, मैं भी जब विवेक से मिला था, तो मेरे को ऐसा लगा ना, अरे यार, इनको तो मैंने रोज ही देखा है। मतलब मैं पहली बार मिल रहा हूँ, तो भी मैंने 10 मूवीज देखी हैं या टीवी पे देखा है, तो एक कनेक्टेड फील करता है इंसान। तो नेटवर्किंग तो है ही। मैं ये मानता हूँ कि सीएस बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ओके, लाइक बहुत रियलिस्टिक होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब नहीं? बैलेंस्ड होते हैं सीए एटलीस्ट बहुत। जितनों से मैं मिला हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल। मेरी खुद की सीए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है वृष्टि, एंड दैट्स हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि मेरे जैसे आर्टिस्ट ना बहुत ज़्यादा ही इम्प्रैक्टिकल होते हैं कभी। वी मोर ऑफ द विजन गाइस। तो जब कोई मुझे ये कहता है कि नेटवर्क इज नेटवर्थ, ये एक घिसी पिटी सेइंग है अकॉर्डिंग टू मी, ये मैं कभी समझा नहीं हूँ। एट द स्टेज यू हैव रीच, जहाँ आप दुनिया को समझ रहे हो, यू आर ग्रोइंग, यू हैव क्रिएटेड सो मेनी जॉब्स, आप नेटवर्क को वैल्यू करते हो? देखिए, नेटवर्क को मैं वैल्यू करता हूँ, बट ये सही नहीं है कि नेटवर्क इज नेटवर्थ। आप किसी को जानते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप के लिए वो इंसान सब कुछ आपको दे देगा अपना। मतलब ही विल बिकम योर पार्टनर, और ही विल बिकम योर इन्वेस्टर, और वट एवर यू कैन से। ऐसा जरूरी नहीं है।
आपको 100 लोग नहीं चाहिए, आपको 2 लोग चाहिए जो अच्छे हों। हम्म तो मेरी सोच ये है कि नेटवर्क होना अच्छी बात है, लोगों को जानना अच्छी बात है, लोग आपको जानते हैं ये भी अच्छी बात है, बट दैट इज़ नॉट एवरीथिंग। डिलीवरी, एग्जीक्यूशन और जो आप बोल रहे हो ना वो आप कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म सचिन तेंदुलकर की तरह, सचिन तेंदुलकर का बैट बोलता था, बल्ला बोलता था, तो आपका जब काम बोलता है तो आपके साथ सब हो जाते हैं। लेट योर वर्क स्पीक। लेट योर वर्क स्पीक। मुझे 2 प्रैक्टिकल चैप्टर खोलने हैं इस पॉडकास्ट के। पहले तो आपसे रियल एस्टेट के बारे में सीखना है, जनरली स्पीकिंग, ठीक है? एंड लेट्स डिवाइड इट इनटू पॉइंट्स, ताकि 10 मिनट के अंदर एक 101 मिल जाए ऑडियंस को रियल एस्टेट के बारे में। क्रैश कोर्स। हाँ, ऑलमोस्ट क्रैश कोर्स। ठीक है। बट आई वुड लव कि विद इन 10 पॉइंट्स या 9 पॉइंट्स आप बता दीजिए एक 22 ईयर ओल्ड को कि रियल एस्टेट में $multi-million करियर कैसे खड़ा करते हैं। मान लो कोई लड़का या लड़की मुंबई, दिल्ली, जहाँ भी है, शुड दे मूव टू दुबई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? देखिए, दुबई मूव करना ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी मूव करो। अपने आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। बट हाँ, दुबई में बेटर अपॉर्चुनिटी है, ये सही बात है, बट कहीं पे भी आप जा सकते हो। मतलब राइट नाउ अगर मैं रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो बेस्ट इन द वर्ल्ड दुबई। दुबई, बिकॉज दुबई का जो अब यूएई कह रहे हो या दुबई? यूएई ओके। मतलब कुछ लोग तो समझते हैं कि दुबई एक कंट्री है बट यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्यों, इसका लॉजिक क्या है वैसे? देखिए, लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन और सप्लाई का जो गैप है ना वो बहुत बड़ा है। मतलब डिमांड सप्लाई का गैप बहुत बड़ा है, क्योंकि गवर्नेंस इतना स्ट्रांग है, लीडरशिप इज़ फिनोमिनल। तो इसकी वजह से ना लोग आते हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को डिमांड ज़्यादा है, फाइनेंशियल सिटी बन रहा है धीरे धीरे दुबई। पहले हांगकांग, लंदन होता ही था, आज भी है, बट दुबई अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो लोग यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो रहते हैं यहाँ पर, फैमिली सेफ फील करती है, तो इसकी वजह से डिमांड इज़ वेरी हाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो यहाँ पर सप्लाई है वो इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है, वो तब भी उस डिमांड को मीट नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, मतलब सिंपल है, अगर आज आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो वो एक दिन में प्रोजेक्ट बिक गया। मतलब $1 बिलियन का प्रोजेक्ट एक दिन में बिक गया। ऐसा दुनिया के किसी वर्ल्ड में होता है क्या? जब आप 1 बिलियन का प्रोजेक्ट कह रहे हो, योर सेल वैल्यू मतलब 1 बिलियन की इन्वेंट्री, 1 बिलियन के अपार्टमेंट्स। ओके, एकदम बेसिक लेवल पे, हाँ। बेसिकली आप मान लो आपने एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, सारे फ्लैट्स बिक जाएंगे नहीं, एक दिन में। आपने बिल्डिंग खड़ा भी नहीं किया है अभी, तो बिल्डिंग की आपने फोटो दिखाई है कि ये प्लान है। ये प्लान है, वो प्लान ही बिक गया। हम्म वो बिल्डिंग तो डिलीवर हो रही है 3 साल में ना। और दुनिया भर से कस्टमर्स होते 200 देश, 200 कंट्रीज। हैं। आप दुबई आते हैं, हाउ डू यू लाइक दुबई? लव दिस फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड। आपने बोला ना फेवरेट। दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको लगता है लंदन से बेहतर है? हाँ। लंदन का प्राइस पर स्क्वायर फीट दुबई से 5 गुना क्यों है? क्योंकि एक जर्नी है जो लंदन ने पूरी कर ली है, वो जर्नी दुबई को पूरी करनी है। मतलब हिस्टोरिकली वो होना ही है ना। एक्सेप्टेबिलिटी जब लोगों की बढ़ती है ना, तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है। आई थिंक यहाँ यू कैन गेट द वर्ल्ड्स बेस्ट लाइफ, ये तो सच है। राइट? और एक और एंगल है, वैल्यू फॉर मनी, मैंने बोला ना। कल मतलब ही जो सॉरी टू No, no, इंटरप्ट please, यू, please. बट जो प्राइस आपको जितने में मुंबई में अपार्टमेंट मिलता है उतने में दुबई में मिलता है सस्ता मिलता है उससे। रेंट ज्यादा है कहाँ है? बहुत ज़्यादा है ना रेंट यहाँ पे। मतलब 10% आपको रेंटल वैल्यू मिलता है, 8% to 10%। हम्म क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं, जो टेम्परेरी रहने आते हैं, वो रेंट पे घर लेते हैं। एयरबीएनबी, यहाँ पर जो टूरिज्म है, एयरबीएनबी मॉडल आपका बहुत सक्सेसफुल है, तो रेंटल वैल्यू इज़ वेरी हाई। इफ 100% इज कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ द मार्केट, तो अब दुबई कहाँ तक पहुंचा है इन परसेंटेज? सैचुरेशन अगर 100% बोलो तो मेरे को लगता है 5%, 5 to 10%। 95% ऑफ द गेम इज अभी लेफ्ट। तो बाकी है ना। मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी सारे रियल एस्टेट मिलियनर्स और बिलियनर्स मिले हैं मुझे दुबई में, हु हैव बिल्ट देयर करियर्स ओवर द लास्ट 20-30 years।
तो उनकी जर्नीज को देखकर कभी कभी लगता है कि यार शायद ये रियल एस्टेट की गेम खत्म हो गई है दुबई में। नहीं, हो ही नहीं सकती ना रियल एस्टेट की ख़त्म, वो कभी नहीं ख़त्म हो सकती, बिकॉज पॉपुलेशन अभी कुछ भी नहीं है। यूएई की पॉपुलेशन इज़ 10 मिलियन, मतलब यूएई की पॉपुलेशन 10 करोड़ है, और इसमें से करीब 85% जो है वो नॉन एमिरातीज है, मतलब नॉन लोकल है, यानी एक्सपेट्स बोल सकते हो, रेजिडेंट्स बोल सकते हो आप उनको। एक ट्रैवलर्स पर्सपेक्टिव ये है कि जब भी हम यहाँ आ जाते हैं कुछ नया बन जाता है, सम मतलब न्यू थिंग ऑलवेज। आप रात को सो के उठोगे तो एक फ्लोर मिल जाएगा घर के सामने जो बिल्डिंग बन रही है आपके। हम्म फास्ट इतना है ना, मतलब बुर्ज खलीफा 4 साल में खड़ा कर दिया। हम्म 2009 में बुर्ज खलीफा बन के तैयार हुआ था, 2024 भी खत्म हो गया है। 15 साल में आज तक कोई बिल्डिंग नहीं बन पाई। पता है बहुत सारे जेनजीज आजकल पॉडकास्ट सुनते हैं, जी जी। एंड मेरे ख्याल से जो जेनजीज पॉडकास्ट सुनते हैं वो एक्चुअली काफ़ी एम्बिशियस है, इसलिए पॉडकास्ट सुनते हैं। और काफ़ी बच्चों को इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए करियर्स के लिए, क्योंकि कॉलेज में करियर गाइडेंस नहीं दी जाती अकॉर्डिंग टू मी। आई फील कि ऐसे कॉन्वर्सेशन से असली एजुकेशन मिल जाती है रियल वर्ल्ड की। कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि आई पर्सनली फील कि जिस शहर में हम बैठे हैं दुबई, ये इन अ वे एक वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है। दुनिया के जितने भी एम्बिशियस लोग हैं एटलीस्ट एक बेस रखते हैं दुबई में, हाँ, इट्स अ गेटवे टू द वर्ल्ड, यू कैन से दैट। पर एट द सेम टाइम बहुत सारे जेनजीज, बहुत सारे टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स अभी बस एक ड्रीमिंग के फेज में जी रहे हैं। दे थिंकिंग कि आगे जाकर लाइफ ऐसी होगी, शायद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, शायद वहाँ बैठकर इंडिया को हेल्प करेंगे। देयर इज ऑल दीज थॉट्स। तो इन थॉट्स को थोड़े क्लैरिटी के साथ अप्रोच करने के लिए लेट्स रिवाइंड टू योर टीनेज। ठीक है। तब करियर को लेकर क्या सोचा था आपने? देखिए, जब मैं छोटा था, उस टाइम पे मेरा एक फोकस होता था थोड़े पैसे कमाना, क्योंकि उस टाइम पे वही सोच होती थी जितना आप सोच पाते थे। इससे ज़्यादा सोचने के लिए आपको इंस्पिरेशन चाहिए, आपके सामने कोई एक बेंचमार्क होना चाहिए कि ये इसको देखूंगा तो ऐसा होगा। मेरे लिए कोई बेंचमार्क नहीं था मेरे पास, मतलब मैं आपको अगर बोलूँ तो मेरे पास ऐसी लग्जरी नहीं थी बेंचमार्क वाली। तो मेरे को ऐसा लगता था कि चलो ये बेबी स्टेप है। अभी आज ट्यूशन, जैसे आपने ट्यूशन की बात की, तो ट्यूशन में मान लो आज आपने 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये बहुत ज़्यादा लगते थे। कितना कमाते थे आप तब? मेरे ख्याल से महीने के 400-500 रुपये। दिस इज 1999 2000 ऐसे। हाँ, 2000, अर्ली 2000, 2001, 2002। ओके। तो उस टाइम पे 400-500 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते थे, क्योंकि आपको ना आपका एपिटाइट नहीं होता पैसे खर्चने का। पैसे कम तब लगते हैं जब एपिटाइट बढ़ जाता है पैसे खर्चने का। तो एपिटाइट था नहीं, पता था ही नहीं क्या करना है। तो उस टाइम पे वो एजुकेशन नज़र आती थी, तो किसी ने बताया कि भैया, अच्छा, एक इंस्पिरेशन की रहती थी कि बिजनेस करना है, अपना काम करना है। मतलब ये एक ना मतलब बचपन से मेरे अंदर था, क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन थे और मेरे को ये था बिजनेस करते हैं। मैंने पापा को देखा, मतलब सुना उनके बारे में, इनफैक्ट देखा तो क्या, मतलब जो 6 साल का था मैं, तो एक बिज़नेस की इंस्पिरेशन आई। तो जब बिज़नेस की इंस्पिरेशन आई तो किसी ने बताया कि भैया बिज़नेस के लिए तो पैसा चाहिए होता है, तो फिर पैसा नहीं है आपके पास, अभी क्या करोगे आप? तो मेरे को किसी ने बोला कि चलो, अब आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप सीए कर लो। अच्छा, तीन कोर्स हैं आपके पास, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। साइंस कौन करता है? पैसे वालों के बच्चे, है ना। ये कि परसेप्शन बन था। देखिए आज थोड़ा सा टाइम अलग है, बट पहले तो यही परसेप्शन था। आर्ट कौन करता है? जो नालायक बच्चे होते हैं कम पढ़ते हैं, मतलब ये भी परसेप्शन था। कॉमर्स कौन करता है? जो बीच के होते हैं। तो हम तो बीच के थे, तो मतलब हमने कॉमर्स को चूज़ कर लिया। फिर कॉमर्स के बाद क्या करोगे भैया आप? चलो सीए कर लो, कुछ नहीं करना तो सीए कर लो। तो सीए, जब सीए में किया तो उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड हुई थोड़ी सी सीए के दौरान। सीए के दौरान, बिकॉज आई मेट लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, आई कीप ऑन ऑडिटिंग पीपल, आई कीप ऑन डूइंग लॉट ऑफ कंप्लायंस थिंग्स फॉर द पीपल। तो उस टाइम पे थोड़ा सा ना बिल्ट हुआ कि चलो आर्टिकलशिप में। आर्टिकलशिप में। मैंने आर्टिकलशिप 6 साल की लोगों की 3 साल की होती है, मेरी 6 साल की थी। क्यों? क्योंकि मेरे जो भैया थे, मेरे कज़न, मतलब मेरी मौसी के बेटे, वो मेरे को 12th के बाद ही ले गए पकड़ के। अगर तू यहाँ रहेगा तो तू बिगड़ जाएगा, अभी तू आजा मेरे पास और तू काम सीखना शुरू की। तो मतलब 2005 में आई स्टार्टेड, बट मेरी ऑफिशियल आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई 2007 एंड आई थिंक 2008 बिगनिंग में, 2008 में शुरू हुई। तो तब तक मैं करता ही रहा, सीखता रहा काम। अटेम्प्ट्स कितने दिए सीए के? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, बस फाइनल में एक बार ही रह गया था। आप पढ़ाई में अच्छे थे बट पैसों की कमी थी घर पे? भयंकर पैसों की कमी थी, क्योंकि मेरे फादर चले गए थे, फिर मेरी मदर जॉब करती थी, 800 रुपये जॉब थी उनकी। क्या?
मेरी मदर प्राइमरी टीचर थी, 800 रुपये नौकरी थी मेरी मम्मी की। कैन वी टॉक लिटिल बिट अबाउट दैट फेज? हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं। खुद को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते थे आप? नहीं, कभी नहीं किया। बट कमी फील हुई? कमी इसलिए नहीं फील हुई क्योंकि मेरी मम्मी ने कमी फील होने नहीं दी हमें, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो हमें मम्मी ने लाके दिया। मेरे मामा ने हमें बहुत सपोर्ट किया, तो ऐसी कोई कमी फील नहीं हुई। देखो क्या होता है ना, आपका जो कंपैरिजन होता है ना सोसाइटी में, वो एकेडमिकली ज़्यादा होता है। मतलब ये कि मतलब उसका बच्चा फर्स्ट आया है, तुम सेकंड आए हो, इस तरीके का कंपैरिजन होता है। तो एकेडमिकली हम खुद को मैनेज करते थे। तो वो एकेडमिकली जब हम ठीक चल रहे हैं, क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, तो सब कुछ ठीक ही चलता था। फिर तो तारीफ होती थी कि चलो ये बच्चा अच्छा जा रहा है या ऐसा कुछ है। तो इसलिए ना वो चीज़ फील नहीं होती थी, हम इंजॉय करते थे। मम्मी ने ऑफिस देखा है? हाँ, बहुत बार आई है। अब आपकी एज क्या? 38? जी। मम्मी यही है दुबई में? हाँ, मेरे साथ है। मम्मी ने कभी आपके लाइफ में कोई कमी फील नहीं होने दी, राइट? शी डिडंट हाँ। लेट यू फील एनी जी, लैक। जी, जी। अब आप मम्मी के लिए क्या करते हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि मम्मी को कुछ चाहिए नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी मम्मी अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी। इनफैक्ट सबकी मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं, वो मेरे साथ रहती है। मम्मी को क्या चाहिए, आप हेल्दी रहो, सबसे पहला पॉइंट। आपको कुछ गलत काम नहीं करना है, यानी कि आपको किसी ट्रबल में नहीं फंसना है, ठीक है ना। अभी भी आप नंबर्स को कितना मल्टीप्लाई करते हो उनके लिए इररिलेवेंट है। मेरी मम्मी को आज भी आप 200-300 रुपये का सूट दो, वो खुश है। वो कहती है मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी लाइफ, और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मम्मी का ये है कि आप समाज में मतलब अपनी प्रतिष्ठा को ऐसे बना के चलो कि आपको लोग याद करें इस बात से कि आपने अपने आप को डाइल्यूट नहीं किया किसी भी चीज़ में, मतलब आपने समझौता नहीं किया। ये मेरी मम्मी के 3 फैक्टर्स हैं। अब कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि मैंने मम्मी को क्या दिया, प्रैक्टिकली मैं कुछ दे ही नहीं सकता उनको, आप समझना बात। मैं उनको कोशिश कर सकता हूँ खुश रखने की, जो शायद मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ ऑनेस्टली, शायद मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, ठीक है, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मैं समझता हूँ, वैल्यूज समझता हूँ कि मतलब माँ बाप क्या होते हैं, बट शायद मैं उतना टाइम उनको नहीं दे पाता जितना वो डिज़र्व करती है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को ना उस चीज़ में कर लिया है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ। कोशिश करता हूँ, समझता भी हूँ उस बात को, मगर वो कब कर पाऊंगा आई डोंट नो। आर यू अ परफेक्ट सन? नो। ये फीलिंग मुझे भी फील होती है नहीं, जो सच है वो है। कि यार आई लव माई मॉम, बट क्या करें? क्या करें, मतलब माँ को क्या चाहिए यार, वो आपकी तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखती है हमेशा कि यार मेरा बेटा आए और 5 मिनट मेरे से बात करे, और हमारे उसी 5 मिनट में हमारा फ़ोन बजता है और या एक व्हाट्सएप का मैसेज आता है जिसमें कि हमारा मूड चेंज हो जाता है। नंबर्स दिखने लगते हैं, कमर्शियल, क्योंकि माँ तो कहीं जा नहीं रही ना। माँ तो कल फिर इस सोफे पे मिलेगी आपको दोबारा, यहीं बैठी भी मिलेगी। टास्क लिस्ट भर जाती है फोन की वजह भर से। जाएगी, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी ना आपकी। ये मैं शायद थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ, नहीं sorry। नहीं, सेम सेम ब्रो, सेम, डोंट वरी, वी फील ईच अदर, वी फील ईच अदर्स लाइव्स, बट दिस इज द लाइफ वी साइंड अप फॉर आल्सो। जो लोग लीडर्स होते हैं ना, ये उनका एक लाइफ के साथ ट्रेड ऑफ होता है, आई फील। हम तो बहुत लोगों की माँ और बाप बन के घूम रहे हैं। उफ, पेनफुल। बहुत पेनफुल है ये। डोंट माइंड मी आस्किंग, यू लॉस्ट योर डैड एट एज 6, जी, राइट? जी। पापा की याद आती है? मेरे को तो लगता है वो हमेशा ही मेरे साथ हैं, शायद हो सकता है अभी यहीं बैठे हो। बचाते हैं मेरे को, गाइडेंस गाइडेंस करते हैं। कैसे? मतलब लगता है व्हेन आई एम इन सिचुएशंस ना, फिर अचानक से निकल जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मिरेकल हो जाता है। हाँ, मिरेकल हो जाता है। मेरे को मेरे दादा दादी के साथ बहुत फील होता है। हाँ, जिस दिन किसी का दिल दुखाया ना, उस दिन तो वाट लग गई। पापा क्या सोचेंगे? पापा क्या सोचेंगे, पापा ने तो पिटाई करनी है, उनका तरीका है पिटाई करने का। आज आप एक रियल एस्टेट मोगल हो। क्रिकेट में जब कोई बैटर बैटिंग करने आता है तो वो हाईएस्ट स्कोर लिखा रहता है ना, 135। हाँ, जितना उसने लाइफ में बनाया, हाँ। हाईएस्ट। सवाल वही है कि इन टर्म्स ऑफ योर रियल एस्टेट करियर, ये देखो, दिस क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट। अभी मैं इसका बहुत अच्छा आंसर दूंगा। आप जानते हो कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हम फैमिली के बारे में और ज्यादा बात करें। जी, जी, जी। आपसे पूछना चाहूंगा कि आज तक की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की डील कौन सी करी है आपने? देखिए, आज तक की अगर मैं बात करो तो एक है डील जो मैंने 2021 में की थी। एक बहुत बड़ी डील थी, अंडर राइटिंग डील थी, वो 280 मिलियन दिरहम्स की डील थी। 280 मिलियन दिरहम? हाँ, करीब एक 600 करोड़ रुपए की। 600 करोड़ रुपए? हाँ, वो डील थी, मतलब डील साइज वो था, इनकम इतनी नहीं थी उसमें, बट उससे मैंने जो भी कमाया ना, वो डील ने मुझे बेसिकली किक दिया कि मैं मतलब इसको री इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो उसके बाद भी मैंने बहुत सारी डील्स करी, बहुत सारे काम मैंने किए, बट
उस वो जो पैसा है ना, वो पैसा बहुत फला, मतलब आप समझिए कि उस पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली जिस दिन आपने वो 600 करोड़ की डील लॉक करी, क्या उस दिन आपको वो ट्यूशन्स के फेज की याद आई? नहीं, तो फिर फील क्या किया आपने? मैंने कुछ फील नहीं किया, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, आगे बढ़ो। क्या करना है? यही है कोर ऑफ सक्सेस? शायद हो सकता है, मतलब देखिए कोर ऑफ सक्सेस की अगर हम बात करें ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कोर ऑफ सक्सेस है दुआ। क्योंकि लक का बड़ा फैक्टर है। लक का बड़ा फैक्टर है। कोशिश सब कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, अच्छा वो उल्टा भी पड़ सकता था, उससे लॉस भी हो सकता था, मगर वो चीज़ सही पड़ी क्योंकि दुआ साथ है। किसी ना किसी की दुआ आपको लगती है, बहुत ताकत है उसमें। किसकी ब्लेसिंग्स थी आपके साथ? सबकी, जिसकी भी आपने जीवन चेंज किया, देखिए माँ की ब्लेसिंग साथ चल रही है, एक्सटेंडेड फैमिली है, वाइफ की सपोर्ट है, ब्लेसिंग सबके साथ चलती है, बट बहुत बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप करके भूल जाते हो। पता है, इसलिए शायद कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू बी अ गुड पर्सन। इससे ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है। कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आगे जाकर, एक प्रैक्टिकल बेसिस पे भी, कि इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, लोग आपको याद रखते हैं हम्म। हमेशा कि यार हाँ, गुड गाय, आई थिंक ऑफ हिम इन दिस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मतलब एक मैं अगर बात वैसे करूँ ना, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे कुछ उससे चाहिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मतलब आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा सोच ऐसा है। टॉप मेंटालिटी। देखो, मेरी इंटेंशन ये है इस एपिसोड के साथ कि लोगों को गाइडेंस मिल जाए। बहुतों को एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए, जो नहीं मिलती। झट से 1 मिनट के अंदर आप अपनी पूरे करियर की स्टोरी शेयर कीजिए। 1 मिनट में, राइट? 1 मिनट 59 सेकेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ट्यूशन से आपने शुरुआत की ना, कि जी। ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर आई स्टार्टेड माय सीए जर्नी। 2011 में आई क्वालिफाइड सीए, फिर प्रैक्टिस शुरू करी, लिटिगेशन, कंप्लायंस एंड ऑल दिस थिंग्स। 2019 में पहली बार दुबई आया मैं। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद फिर मैं यहाँ पर रुक गया या रह गया कह सकते हो, क्योंकि बिकॉज आई वॉज नॉट अलाउड टू ट्रैवल, बिकॉज एवरीथिंग सब कुछ बंद हो गया था ना। उसके बाद फिर किसी ने मुझे बोला कि अंकुर, व्हाई डोंट यू ट्राई योर लक इन रियल एस्टेट थिंग, यू आर गुड विद नंबर्स, तो ट्राई करते हैं। फिर मैंने रियल एस्टेट शुरू किया, ब्रोकरेज शुरू किया। ब्रोकरेज के बाद फिर डेवलपमेंट में आया, बट ब्रोकरेज के टाइम पे एक किक मिला, एक अच्छा किक मिला, उसको री इन्वेस्ट किया। री इन्वेस्ट कहाँ किया? लोगों में। लोगों में री इन्वेस्ट किया, एचआर का फौज बनाया पूरा, और एक डेवलपमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। एक्चुअली में जो चीज़ हम करते गए वो चीज़ ठीक होती चली गई, एंड वी एक्चुअली पेड ऑफ टू द पीपल, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जिसका जो प्रॉमिस था वो पूरा किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्यूशन टीचर टू सीए टू प्रोफेशनल सीए टू रियल एस्टेट ब्रोकर हाँ, टू बिल्डर, कैन आई से डेवलपर, डेवलपर। एक ही बात है, बॉब द बिल्डर। करके दिखाएंगे। वाओ। पर एज अ बिल्डर हम्म। आपने उस ट्यूशन फेज से कुछ लर्निंग्स को यूज किया? उस फेज से नहीं किया। देखिए उस फेज से जो यूज किया ना, वो यूज किया वैल्यू फॉर मनी, है ना, स्केरसिटी मैनेजमेंट आप बोल सकते हो, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट आप उसको एक और बेटर बोलो। एज इन कम पैसों में काम कैसे कम चलाते पैसों में हैं? काम कैसे चलाना है ना, पैसे की वैल्यू। और जो सबसे मेन था वो था मेरा सीए प्रैक्टिस। सीए प्रैक्टिस में क्या है? वी आर गुड विद नंबर्स, एवरी सीए इज गुड विद नंबर्स, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उसके बाद हमें कंप्लायंस हमारा बैकग्राउंड है, लिटिगेशन हमारा बैकग्राउंड है, तो हम लोग उसको भी समझते हैं, हमने उसको भी अप्लाई किया। फिर एथिकल स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनलिज्म, ये हमारी कोर वैल्यू सिस्टम है। कंप्लायंस और लिटिगेशन को हिंदी में समझाइए। हिंदी में कंप्लायंस मतलब कि जो आपको सरकार बोल रही है कि ये चीज़ें आपको करनी है, रूल्स उसका फॉलो अप, उसको करना। और लिटिगेशन माने कि कुछ आपने गलत कर दिया तो उसको ठीक कैसे करना है और उसका फाइन कैसे पे करना है। अच्छा मैं आपको पूछता हूँ, आपने बहुत सारे सीए से आप मिले होंगे, आपको कोई सीए ऐसा मिला जिसके साथ आपको डिस्कम्फर्ट आ रहा है? नहीं आएगा। विश्वास एक ऑटोमेटिक बनता है, मतलब सीए का मतलब विश्वास। हमारी लेगेसी है ये, उस लेगेसी को मैंने इस बिजनेस में मर्ज किया और काम बन गया। मुझे अब पता नहीं कि आपको इमोशनल सवाल पूछूं या रियल एस्टेट रिलेटेड। मुझे जो भी पूछो, मुझे मजा आ रहा है। नो, सेम भाई। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं वो सारे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा, और कहते हैं कि दुनिया में जितने भी मिलियनर्स हैं उनमें से हाईएस्ट परसेंटेज रियल एस्टेट मिलियनर्स होते हैं। देयर इज समथिंग इन रियल एस्टेट। एंड जो लोग मेरी एज के हैं,
विच इज लाइक अर्ली 30s, हम्म। उन्होंने अब रियल एस्टेट के बारे में सोचना स्टार्ट करा है। हम्म। वरना अब तक ना मोस्टली हम क्रिप्टो, एफडीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हम्म। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे। हम्म। तो फॉर मी रियल एस्टेट इज अ काइंड ऑफ न्यू सब्जेक्ट जिसके बारे में सीख रहा हूँ आप जैसे लोगों की वजह से। बट एट द सेम टाइम आई फील कि ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे आपने अपना एम्पायर क्रिएट किया है इंडिया के बाहर, ग्लोबली स्पीकिंग इतने सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे रियल एस्टेट रिलेटेड, राइट? क्या मैंने कुछ सही कहा, गलत कहा? नहीं, आपने जो कहा वो सब लगभग सही है, बट इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। देखिए, रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं तो रियल एस्टेट को लोग समझते हैं लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है ना। मतलब आज लिया तो अभी रखना है, फिर वो पैसे बढ़ेगा। एप्रिसिएशन जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। हम रियल एस्टेट को समझते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मतलब एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट। ये मेरा परसेप्शन है रियल एस्टेट को लेके। अब रियल एस्टेट में कैसा होता है कि जो भी आपने क्वेश्चन किया ना कि सब लोग रियल एस्टेट में ही मिलियनेयर या बिलियनेयर बनते हैं, मैं उसका एक बहुत आसान सा जवाब आपको देता हूँ। जब आप पैसे कमाते हो तो उस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? आपके पास ऑप्शन क्या है इस दुनिया में इन्वेस्ट करने का? टेंजिबल एसेट तो रियल एस्टेट ही होता है ना, या गोल्ड होता है, और तो कुछ होता नहीं है। देखिए, क्रिप्टो एक अभी उसको एक्सेप्टेंस आने में बहुत साल लगेंगे क्योंकि वो वॉलेटाइल मार्केट है, जस्ट लाइक शेयर ट्रेडिंग। मगर टेंजिबल की अगर मैं बात करूं, आज भी अगर आप अपने फादर से, दादा से, किसी बड़े से आप बात करोगे तो आप बोलोगे पापा 2 करोड़ रुपए हैं, क्या करूं? वो क्या बोलेंगे आपको? बेटा या तो ये ज़मीन खरीद ले, या ये अपार्टमेंट खरीद ले, या वो कर ले। उनका सेटिस्फेक्शन लेवल वहीं आता है। तो मेरे को ऐसा लगता है वर्ल्ड की मैक्सिमम वेल्थ, मैं परसेंटेज तो नहीं जानता क्योंकि एक्चुअली में तो कोई भी नहीं जानता, कोई 70 बोलता है, कोई 80 बोलता है, कोई 90 भी बोलता है, बट वर्ल्ड की मैक्सिमम वेल्थ ओवर 50% मानते हैं वो अल्टीमेटली रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट होती है। इसलिए रियल एस्टेट स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। बट कोई सीख कैसे सकता है? लर्निंग्स तो आपको आजमा के ही हो सकती है। रियल एस्टेट का कोई कोर्स नहीं है कि आपने रियल एस्टेट को आज ये समझ लिया और कल आप मिलियनेयर बन गए, बिलियनेयर बन गए। नहीं, ये आपके साथ चलती है। एक पहली चीज़ डेस्टिनी, और दूसरी चीज़ आपकी लर्निंग। जब आप इन्वेस्ट करके सीखते हो ना, प्रोसेस वो आपको समझ में आती है। तो इट्स अ प्रोसेस, आपको ट्राई करना चाहिए। मतलब मैंने ना बहुत सारे ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं। दिल्ली की मैं बात बताता हूँ, मतलब 24-25 साल के लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी अपार्टमेंट्स में खरीद बेच करते रहते हैं। मतलब फ्लोर ले लिया, फ्लोर बेच दिया। एक बार का बॉटल नेक है, उसने एक बार ही तकलीफ देखी होगी कि हाँ यार मेरे को कैसे करना है। शायद पैसे इधर उधर से इकट्ठे किए होंगे, मगर एक बार व्हेन ही टेस्ट द सक्सेस ना, वो उसको करता रहेगा, वो उसको नहीं छोड़ पाएगा। तो रियल एस्टेट इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। और दूसरा किस्मत, उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? इन टर्म्स ऑफ पीपल यू मीट या अपॉर्चुनिटीज? अपॉर्चुनिटीज, पीपल तो ठीक है, आप फिल्ट्रेशन कर ही लोगे। जब पैसा आता है तो दिमाग भी आ जाता है, मगर आप अपॉर्चुनिटी तो किस्मत से ही आती है। मतलब जैसे हमारे पास आई, मैंने बताया ना आपको, मतलब एक जगह है रसल खीमा में, अल मरजान आइलैंड बोलते हैं उसको। तो अब किसी ने न्यूज़ दी कि भैया वहाँ पे कसिनो आ रहा है, गेमिंग रिजॉर्ट बोला उसको। तो अब हमने न्यूज़ पे रिलाई कर लिया और हम वहाँ पे किसी को ले गए पकड़ के। हमने कहा भैया ज़मीन ले लो। हमारे पास पैसे नहीं थे, उन्होंने हमारे कहने पे ज़मीन ले ली। फिर बाद में हमने शेयर खरीद लिया। फिर उसके बाद हमने किसी और को बोला आप ज़मीन खरीदो, फिर हमने उसमें शेयर खरीद लिया। अब जितने पैसे उन्होंने लगाए वो पैसे 50 गुना हो गए, 30 गुना हो गए एक साल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो कसिनो की न्यूज़ जो थी या गेमिंग रिजॉर्ट की न्यूज़ जो थी वो कंक्रीट हो गई। वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, इनफैक्ट उसके ऊपर फेडरल लॉ बना दिया। एक साल में 50x ग्रोथ, 30x तो है ही, जो वो हो गई। मतलब देखिए, वो ये ऐसा होता नहीं है। मैंने बोला ना आपको, ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। ओके, वंस इन अ लाइफ टाइम है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि हर रोज ऐसा हो रहा है। मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मिडल ईस्ट में ऐसा कुछ हो रहा है? बट वही ना कि सक्सेस इज व्हेन डिसिप्लिन मीट्स अपॉर्चुनिटी। हाँ, डिसिप्लिन के साथ भाई एथिक्स। एथिक्स बहुत जरूरी है यार। देखो, आपको पराये धन को पराया धन ही समझना पड़ेगा। डिसिप्लिन प्लस एथिक्स प्लस अपॉर्चुनिटी ग्रैबिंग इक्वल सक्सेस। कह सकते हो आप।
मतलब जो मैंने अभी बात बोली ना, पराया धन मतलब पराया धन। अभी मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ एग्जाम्पल, और आप उसको सोचो कि ये 10 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में आ गए तो ये मेरे हो गए एग्जाम्पल, तो वो सोच गलत हुई ना। अब आपने पराया धन को पराया धन समझा तो आपकी जो परसेप्शन है, फेस वैल्यू, वो बनती है। और रियल एस्टेट में ब्रांड से ज़्यादा फेस वैल्यू काम करती है। रेप्यूटेशन। रेपुटेशन तो सब कुछ है। पता है मेरे क्रू के साथ कल हम दुबई में ऐसे ही डिनर करने गए थे। जी। तो मैंने देखा कि यहाँ जो जितने भी देसीज है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, 2 टाइप के होते हैं। यहाँ तो एकदम बेसिक, हु हैव कम टू बिल्ड अ बेटर लाइफ फॉर देयर फैमिलीज, या एकदम एम्बिशियस। कोई रिस्क टेकिंग सिखाता ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? रिस्क टेकिंग। आपको अपने, मतलब अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो अपनी चद्दर से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर आप आ सकते हो तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको फेलियर भी मिल सकता है। रिस्क टेकिंग सिखाते कैसे हैं लोगों को? ये तो इनबिल्ट होता है। ये सिखाया नहीं जा सकता है, बस किसी को बताया जा सकता है कि इसके फायदे क्या है। वो जो आपके अंदर लड़का है, आप आदमी हो, हर आदमी के अंदर लड़का होता है, छोटा सा बच्चा होता है। बच्चा होता है। उस बच्चे की जर्नी के बारे में बताइए। वो बच्चा ऐसा है जो, जिसको लोगों ने शायद किसी लायक नहीं समझा, किसी, मतलब इतना नहीं समझा कि शायद वो किसी के लिए कुछ कर पाए। उस बच्चे को बहुत लोगों ने मतलब उस समय पे सपोर्ट नहीं किया जिस समय पे उस बच्चे की बहुत ज़रूरत थी। मगर वो बच्चा आज हर उस इंसान को सपोर्ट करना चाहता है जिसने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो वो एक अंदर का जो बच्चा है वो आज भी मिस करता है अपने पिता को, अपने हालात को, अपने जो उसके साथ कुछ कुछ अच्छा हो सकता था, या किसी ने उसको मतलब दुत्कारा। तो वो एक बच्चे का जो अंदर का दर्द है वो उसको दूसरों के दर्द से मिटाना चाहता है। दर्द अभी भी है। वो तो जब तक जिएंगे जब तक रहेगा ही। उसको कैसे मिटा सकते हो आप? जब कुछ भूल, अच्छा देखिए, जिस दिन मैं भूल गया ना उस दिन से उल्टी गिनती शुरू भी हो जाएगी। ये भी सच है। रूट्स तो पता होनी चाहिए ना अपनी। मेरे से कोई पूछेगा कि अंकुर कहाँ तक के लिए तैयार हो, तो मैं बोलता हूँ मैं वहाँ तक के लिए तैयार हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। मतलब ये कि लाइफ में डाउनफॉल भी तो हो सकता है। आपको किसने कहा कि आप ऊपर ही जाएंगे? ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मगर देखिए, ये अभी हम यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे थे ना। अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स ये समझ लेना रिस्क लेते हुए कि बेटा तू उस सिचुएशन के लिए तो तैयार है ना जहाँ से तू आया है, तो तेरे को गिरना कोई देगा ही नहीं, तो कभी गिरेगा ही नहीं। स्काई डाइविंग की जैसा है, पैराशूट तो खुलना ही है ना। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि एज 22 से 31 तक जी। क्या क्या इमोशनल चेंजेस आए हैं, क्या क्या स्ट्रीट स्मार्ट्स बेस्ड लर्निंग्स मिले, मैं एक किताब लिख सकता हूँ। आई फील कि ये जो एक सेल्फ मेड जर्नी की एजुकेशन होती है वो बहुत अलग होती है। ये कोई भी कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता, पर ये शायद थोड़ा बहुत आप पॉडकास्ट से सीख सकते हो। तो वही मैं आपसे पूछूंगा। जी। ओके, आपने कहा कि ट्यूशन्स कि उस फेज में आपने फ्रूगैलिटी सीखी कि कम पैसों में डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे सीख लेते हैं। वो एक बेसिक स्किल होती है। लेट्स टॉक अबाउट अदर स्किल्स अलोंग द वे, ये जर्नी में। सीए की बात करें, हाँ हाँ। आई फील कि सिर्फ मेहनती बच्चे सीए को क्रैक कर सकते हैं। ये तो सच है। बहुत बहुत क्रेजी एग्जाम होता है। सीए का एग्ज़ाम, आपको पढ़ाई करनी है डेफिनेटली। पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच ना लाइफ की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप किसी चीज़ को थ्योरेटिकली समझ जाते हैं मगर आपको ये नहीं पता कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है लाइफ में, तो आप सीए का एग्ज़ाम क्रैक कर ही नहीं सकते कभी भी। तो हार्ड वर्किंग होना, बहुत पढ़ाई करना, सारे लॉज की समझ होना, बट उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ना, तो वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपका डेवलप हो, जिस बच्चे का हो जाता है ना, वो सीए का एग्ज़ाम क्रैक कर जाता है। सिंपल। जो लोग एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, जो फेल हो जाते हैं, आर दे स्टिल गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम द प्रोसेस? ऑफ कोर्स क्या? बहुत कुछ है ना। देखिए, ये इतने टफ एग्जाम्स हैं तो उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही डिटेल है, इन डेप्थ है। तो वहाँ से आपको जितनी भी नॉलेज आप ग्रैब करते हो, अगर आप उसका 5% 5% भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर दोगे
तो यू विल गेट अ गुड जॉब, यू कैन अप्लाई इन योर बिजनेस। बहुत से अब पहले ऐसा होता था कि हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे आते थे सीए करने, बट अब तो वेल ऑफ फैमिली के बच्चे भी सीए करते हैं। तो वो लोग उस स्किल को अगर नहीं भी सीए कर पा रहे हैं तो वो अपनी स्किल को उस बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड दे विल गेट द गुड रिजल्ट्स। देखिए, आपने जब एग्जाम लिखा, आप क्या ये सोच के लिखा कि मैं फेल होऊंगा? आप बताइए। नहीं, आपने तो यही सोच के लिखा ना कि मैं पास होऊंगा, इसका मतलब मैंने पास होने की तैयारी की। मगर जब आप फेल हो गए तो वो एक सिर्फ रिजल्ट था, उस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उस प्रोसेस का ही बेनिफिट आप लोगे, चाहे आप फेल हो चाहे आप पास हो। जब मैं एक बार ही फेल हुआ सीए फाइनल में, तो मेरे प्रोसेस में कोई कमी नहीं थी। ठीक है, वो मेरे को मैं ठीक से आंसर नहीं कर पाया होऊंगा चीज़ों को, या क्वेश्चन टफ आ गए या कुछ भी आप कह सकते हो, मगर जो मैंने प्रोसेस सीखा, जो मैंने लर्निंग सीखी, वही तो मैं आज इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर मान लेते कि मैं उस बार भी फेल हो जाता जिस बार ही मैं पास हुआ था, तो भी तो लर्निंग उतनी ही रहती। वुड यू बी एज सक्सेसफुल अगर आप फेल होते? देखिए, अगर किस्मत में है तो होना ही है, फिर तो कुछ भी आप कह लें उसको, सक्सेसफुल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मगर आपको जब इतना मिलना ही है तो उसमें सीए तो फिर एक प्रोसेस ही रह जाता है ना। तो सीए अगर बनते या नहीं बनते, मेरे को डेफिनेटली आई ओ एवरीथिंग टू माय प्रोफेशन। अगर बिजनेस करना है, सक्सेसफुल होना है तो होना ही है। जो बच्चे सीए एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, उनके लिए क्या करियर एडवाइस है? आई फील कि ये बहुत की क्वेश्चन है। देखिए, इसमें तो बहुत मज़ा आने वाला है और मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, मगर मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। जब सीए बनते हैं ना, तो बच्चों के पास 2 ही चॉइस है। या तो बेटा नौकरी कर ले, क्योंकि गुप्ता जी का बेटा भी नौकरी करता है। कहाँ करता है? या तो कॉर्पोरेट में करता है या बिग 4 में करता है। या बेटा प्रैक्टिस कर ले। क्यों? क्योंकि जहाँ से तू आर्टिकलशिप करके आया है, वो वाले भैया भी तो प्रैक्टिस करते थे, और देख आज उन्होंने वरना भी खरीद ली, उनका नोएडा में घर भी है बहुत बड़ा, तो तू भी 10-15 साल में तो कर ही लेगा। ये 2 ही एडवाइस मिलेंगी आपको। मैं तो बोलता हूँ कि भैया बाहर आओ और अपनी पूरी स्किल को बिजनेस में लगा दो। अगर आपने लोगों को हायर नहीं किया ना, तो कोई ना कोई आपको हायर तो जरूर करेगा। मतलब कि इस दुनिया के 98% लोगों को 2% लोगों ने हायर किया हुआ है। तो आपके साथ भी आपको डिसाइड करना है कि आप उस 2% में खड़ा होना चाहते हो या 98%। मेरी एडवाइस सिंपल है, रिस्क लो, जितना पैसा इकट्ठा होता है हो करो, स्टार्टअप्स में आओ, ठीक है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करो। किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, बट हिंदुस्तान को बिजनेसमैन की ज़रूरत है, व्यापारी की ज़रूरत है हिंदुस्तान को। तो अगर हमने अगले 10 सालों में 1 आध लाख व्यापारी छाप दिए ना तो सोचो क्या होगा। विल चेंज द कंट्री। विल चेंज द कंट्री, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम इतना स्ट्रांग है ना। ये जो आपने कहा कि ट्राई टेकिंग अप एंटरप्रेन्योरशिप, इसी से लोग डरते हैं। देखिए, उनको डर किस चीज़ का है? डर उस चीज़ का है जो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब क्या? अगर वो जॉब करता है तो 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया महीना, या फिर अगर वो प्रैक्टिस करता है तो 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए पर मंथ की प्रैक्टिस, यही तो लॉस है, इसी का तो डर है। और एंटरप्रेन्योरशिप में यही तो एक चैलेंज है जिसको पूरा करना है। पहले इसी की तैयारी करो। अगर मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, जी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या जो भी, कॉमर्स ग्रेजुएट, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले आपको अपनी पूंजी देखनी चाहिए कि आप कितनी पूंजी लगा सकते हैं, कैपिटल। नहीं है तो आप क्या उसका जुगाड़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। आप कुछ भी ट्रेडर बन सकते हो, आज इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं आपके पास। आप कुछ एप्लीकेशन बना सकते हो, आप कुछ समाज को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर आप काम कर सकते हो। आप सोचो तो सही, तभी तो बड़ा होगा ना आपका स्टार्टअप। अगर आप सोचोगे ही नहीं, आप करोगे ही नहीं, तो फिर कभी कुछ होगा ही नहीं। मान लो अगर आपका बर्थ ईयर था 2003 या 2002 एंड यू आर अ फ्रेश सीए टुडे, वुड यू डू एनीथिंग डिफरेंट करियर वाइज? हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप अगेन, इमीडिएटली। इमीडिएटली। यस, मतलब अभी अगर मैं उस टाइम पे मुझे इतना किसी ने समझाया होता तो शायद मैं प्रैक्टिस करता ही नहीं। प्रैक्टिस करते ही नहीं? नहीं, क्या किया तब? देखिए उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी या कोई समझाने वाला नहीं था। उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे तब भी। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का एंगल प्रैक्टिस में जोड़ दिया, मतलब कि अपने लिए काम किया, अपनी कंपनी बनाई, अंकुर अग्रवाल एंड कंपनी, ओके चार्टर्ड ओके ओके अकाउंटेंट्स। ओके वैसे। उस टाइम पे 70,000 रुपये दीदी से उधार लिए, 2 कंप्यूटर खरीदे, ऑफिस किराए पे लिया और शुरू कर दिया। मतलब जो भी आपके इनहेरेंट स्किल्स है, जो आपके क्वालिफिकेशंस है, उसे लेकर स्टार्टेड समथिंग। स्टार्ट कर दिया। ओके। फिर उसमें इनोवेशन किया,
करते गए, वरना वो बस कुछ देखिए, बड़ा करने का मन तो था ही डेफिनेटली, मगर लाइफ हर बार आपको चांस नहीं देती ना, एक ही बार देती है, वो पकड़ना पड़ता है। मैंने ना जब मैं मेरे फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में था, मस्ती के लिए मैंने एक फिटनेस सर्टिफिकेशन करी, आई गिव एन एग्जाम एंड एवरीथिंग। तो टेक्निकली मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकता था। और कॉलेज के बाद मैंने फिटनेस कोचिंग स्टार्ट करी। मैं लोगों के घर जाता था, ट्रेनिंग देता था उन्हें, और बहुत कुछ सीखा तब। और वहीं से ही यूट्यूब का आइडिया आया। सो वी स्टार्टेड एज अ फिटनेस चैनल उसी की वजह से। सोचा कि यार अच्छा ठीक है, अब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बट एक्चुअली ये मैं इंटरनेट पर भी कर सकता हूँ और बहुतों को साथ में ट्रेनिंग दे सकता अभी भी तो वही कर रहे हैं आप, हूँ। या अभी कोचिंग। बस फिजिकल की जगह मेंटल फिटनेस है। वन थिंग लीड्स टू अनदर। जी यही आप कह रहे हो कि बस स्टार्ट करो। हाँ, देखिए, हाँ, अभी मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं मेरे जब मैं अकाउंट्स के क्वेश्चन लिखता था ना, आंसर लिखता था, तब जो हमारा क्वेश्चन होता था वो 1.5 पेज का होता था, 1.5 पेज जस्ट फॉर द क्वेश्चन। मतलब उसको पढ़ोगे ना, इतनी देर में आपका आधा घंटा निकल जाएगा, 3 घंटे में। तो हमें जो हमारे कोच थे, उन्होंने ये सिखाया कि बेटा, जब इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना लाइफ में, तो पेन उठाओ और लिखना शुरू कर दो, उसका हल खुद ब खुद मिल जाएगा। जब मैं कॉलेज में था ना, स्कूल में भी, मैं बहुत डरता था दुनिया से। आई यूज्ड टू व्यू द वर्ल्ड एज एन ओशन विद शार्क्स। मुझे लगता था कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, वोंट बी एबल टू मेक इट इन द वर्ल्ड। बट जब एक्चुअली करियर की शुरुआत हुई, तब नोटिस किया कि डिसिप्लिन और लर्निंग मेंटालिटी के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। और एक वो थोड़ी सी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एथिक्स। अब यहाँ रहकर इंडिया को किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, इंडिया तो अभी आप ये देख रहे हो, यहाँ पे भी है। वाह। इंडिया तो मतलब मेरे लिए, मतलब मेरी माँ जैसा है। वो तो मेरे साथ है आज। मैं तो ऐसे समझता हूँ कि 19th और 20th सेंचुरी अगर वेस्टर्न वर्ल्ड का था, तो ये जो सेंचुरी है, दैट बिलोंग्स टू इंडिया। वेरी सून वी विल बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। भारत तो भारत है, मतलब आप समझिए कि भारत की सक्सेस स्टोरी तो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट होने वाली है। वैसे बहुत सारे लोग यूके और यूएसए में मिलते हैं, लाइक इंडियंस हु हैव चिट्ठी आई है वही वाले। हाँ, परदेश देखिए। बिग शाहरुख खान फैन। तो जो अमरीश पुरी का कैरेक्टर ना परदेश में कि आई लव माई इंडिया, और आई लव माई इंडिया। दुबई में जितने भी इंडियंस हैं वो वैसे हैं। मेरे को तो लगता है दुनिया में कहीं पर भी है, इंडियंस तो भारतीय होता है। नहीं होते कुछ सेकंड जनरेशन जो कभी टाइज आप, कट ऑफ हाँ, कर कभी देते उनको ट्राई करना हो तो इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखा दो, दोबारा जग जाता है। हैं। यूएई के लोगों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वो इंडियंस को किस नजरिए से देखते हैं? आपको पता है यूएई की करेंसी क्या थी कुछ साल पहले तक? रुपीस कन्वर्जन? नहीं, ओ मतलब यहाँ पे रुपया चलता था। रियली? दुबई की, यूएई की पॉपुलेशन 40% इंडियंस है। मतलब 40 नहीं होगा तो 35 होगा, या उसका बीच का कुछ नंबर होगा, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता। बट यहाँ की सेकंड भाषा हिंदी है। मतलब कि हर दूसरा, आप टैक्सी में बैठे होंगे, अगर आपने ट्राई किया होगा, तो आपका ड्राइवर हिंदी बोल रहा है। सब समझते हैं। इनफैक्ट जो यहाँ के लोकल एमिरातीज पीपल हैं, वो भी हिंदी बोलते और समझते हैं। तो जो यूएई है, इट इज़ मोर ऑफ अ नीट एंड क्लीन इंडिया। मतलब मेरी मदर यहाँ पर आई, उनको लगता ही नहीं कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूँ। यहाँ के जो रूलर्स हैं, यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ का जो गवर्नेंस सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी तो है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो यहाँ का जो पूरा एक सिस्टम है ना, उसने हमें एक दिन भी ये फील नहीं होने दिया कि हम एक्सपर्ट्स हैं, मतलब कि हम बाहर से आए हैं। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं भारतीयों से? आप काम कम करें या ज़्यादा करें, नहीं भारतीय हो या कोई भी हो, जी। आप काम कम करें या ज़्यादा करें, बट आप कुछ गलत काम ना करें। बी एथिकल। बी एथिकल। लॉ एंड ऑर्डर इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हियर। अदर देन एथिक्स, हार्ड वर्क इज ऑल्सो रिवॉर्डेड हियर वेरी वेल। हार्ड वर्क तो मैंडेटरी है ना, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव। व्हाट इज रिवॉर्डेड हियर? आपकी इनकम तो मतलब इंडिया के मैनीफोल्ड है ही ना। इनफैक्ट जस्ट लाइक आई एम पेइंग माई ड्राइवर 5,000 दिरहम, कितना हुआ? 1,25,000 रुपये। इंडिया में ड्राइवर की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपये, 30,000 रुपये मैक्सिमम। मतलब हर लेवल पे यहाँ इनकम ज्यादा हो सकती इनकम ज़्यादा है, 5 गुना तो है ही, 4 गुना 5 गुना तो है ही। और क्या है ज्यादा? वैल्यू फॉर द मनी स्पेंट। जो आपने रुपया खर्चा ना, उसका आपको वैल्यू पूरा मिलेगा। फैमिली लाइफ ऑल्सो बेटर? फैमिली लाइफ इज बेस्ट।
आज़ादी है ना, आप अपने कल्चरल वैल्यूज़ के साथ जी सकते हो। किसी ने पॉडकास्ट पे ये जोक क्रैक करी थी कि दुबई इज इंडियाज बेस्ट सिटी. उसने तो सही बोला है। It's true, and I love India. I love Mumbai, love Delhi, but work culture यहाँ का बहुत सही है. बहुत सही है, सॉलिड है। You feel like hustling even more here. I feel, Yes, right? yes, ज़्यादा हार्ड right. वर्क निकलता है यहाँ. आपकी एफिशिएंसी जो है ज़्यादा निकलती है क्योंकि आपके वेस्टेज ऑफ आवर्स कम है। मतलब आप ट्रैफिक में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपके कंजेशन नहीं है फ़ोन्स में, आपके पास वो लोग नहीं है जो बैठ के आपके साथ गप्पे मार रहे हैं। मतलब आपने इंडिया में कि कल्चर बहुत है ना, अभी किसी की शॉप है या किसी के ऑफिस है, कोई भी अगर मैं आपका दोस्त हूँ, बस मैं शाम को तो आज आपके पास चला गया। अरे मेरी जॉब फिनिश 5 बजे होती है, आपकी थोड़ी ना होती है। Don't mind me asking you this, but आप पहले करोड़पति इंडिया में बने या यहाँ? करोड़पति तो मैं इंडिया में बन गया था। ऐसा लगा कि अमिताभ बच्चन पीछे से नहीं, नहीं, नहीं। हिस्ट्री वो वाली. देवी और सज्जनों। वो हर इंडियन का एक सपना रहता है कि एक दिन करोड़पति बनूंगा, अमिताभ बच्चन की आवाज सुना. लखपति, करोड़पति, मतलब ये चीज़ आपको सुख नहीं देती है। जैसे जैसे इनकम जो भी नेटवर्थ बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर ही अंदर क्या बदल रहा है? देखिए, एक सेटिस्फेक्शन इस बात की तो है कि ठीक है, आपने लाइफ में धीरे धीरे आप कुछ अचीव करते जा रहे हो, थोड़ी खुशी मिलती है। वो बच्चे वाली वो मज़ा तो आता है। नाइस. मगर सच बोलूँगा आपसे मैं ये बात कि मेरे को अभी तक तलाश है इस बात की कि मुझे करना क्या है जिंदगी में. ज़िंदगी में। इंटरेस्टिंग. यार लाइफ शॉर्ट है ना बहुत, ऐसी चुटकी पलक झपकते ही ख़त्म हो जाएगी। आप यहाँ एक एसेट इकट्ठा कर रहे हो जिसका नाम है पैसा, एंड नाउ यू विल फिगर व्हाट टू डू. इट बिकम्स अ लेवरेज इन लाइफ. देखिए, वैल्यूएशन जब बनती है ना आपकी, तो वो लिक्विडिटी नहीं होती है, वो कम या ज़्यादा होती है। अच्छा, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ क्या है? मोर देन $100 बिलियन। क्या मुकेश भाई सब कुछ लिक्विडेट करके कल $1 बिलियन इकट्ठा कर सकते हैं क्या? आप बताएं, नहीं कर सकते। तो वो वैल्यूएशन है। तो हम लोग भी वैल्यूएशन ही बना रहे हैं। बट ओल्ड एज को कैसे विजुअलाइज कर रहे हो आप? सोच रहे हो ओल्ड एज के बारे में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग पूछा। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि आप मेरे से ये बात कब पूछेंगे। पॉडकास्ट जस्ट स्टार्ट हुआ है भाई. अभी सॉरी. अभी तो मज़ा आएगा। ओके. देखिए, मैं बताता हूँ, नाउ आई एम 38 ईयर्स ओल्ड ना, ठीक है। 86. आपको पता है आपकी ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? आप जानते हैं? लाख साल ऐसे कुछ. हाँ 50,000 years लाख. हाँ, मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से 84 करोड़ ईयर्स, मतलब ऐसा कुछ सुना है मैंने। ओके. ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। और आपका जो जीवन है ना, वो ब्रह्मा जी के एक पल का भी पता नहीं कौन सा करोड़वां हिस्सा है, ठीक है। और आप उसी को लेके उछल रहे हो, खुश हो रहे हो कि अभी 30 का हो गया, ये मारा तीर, वो मारा तीर, ये किया, वो किया। लाइफ इज सो स्मॉल ब्रदर। आप जब ओल्ड एज में जाएंगे, एक दिन के लिए वही जीवन को जी के देखते हैं, ठीक है। जब आप ओल्ड एज में जाएंगे, अभी आप हो गए बुजुर्ग, अभी आप और मैं दोनों 90 साल के हैं, अभी हम बात कर रहे हैं। बात करते करते ये फीलिंग आई ना कि ये छूट गया, वो छूट गया पीछे, ये कर लेता तो अच्छा होता, ऐसा कर लेता तो वैसा अच्छा होता। ये फीलिंग आती है ना, जब पता ही है कि ये फीलिंग आती है, तो उसकी वैल्यू को आज क्यों नहीं समझ लेते आप? और कल का इंतजार कर क्यों रहे हो भाई? जो करना है आज ही करना है। मैं यही समझता हूं कि ये जीवन बहुत छोटा है कुछ भी करने के लिए। ऑल्सो एक वियर्ड चीज होती है एज के साथ, टाइम की फीलिंग कम होते जाती है. आपको पता है ना बुलावा आने वाला है। एज इन 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड भी 1 ईयर था, और 2023 टू 2024 भी 1 ईयर है. बट ये वाली फीलिंग बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू दैट. देखो, आपको जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है तुम्हें लेके जाएगी। पता है ना आपको? स्वधर्म शब्द जानते हो? मतलब स्वधर्म मतलब अपना धर्म। द वर्क दैट यू आर बॉर्न टू डू.
हाँ, मतलब ये मेरा कर्तव्य पथ है। हाँ, तो वो आपके लिए है क्या? कर्तव्य पथ मेरे लिए है सोसाइटी को, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये मेरा कर्तव्य पथ है। काम करना, ये मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि मतलब आप ये कर लोगे, आप वो कर लोगे। अब अपने आप को जताए जा रहे हो, जताए जा रहे हो, जताए जा रहे हो, अपने आप को खुश करे जा रहे हो। रात को सोने जाते हो तो बहुत खुश हो जाते हो, अरे आज देखो ये हो गया, वो हो गया। ये आप खुद को दिखा रहे हो भाई। कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसमें आपके जीवन में। इंटरेस्टेड वो इंसान है जिसका जीवन आप बदल सकते हो। तो मैं तो यही बोलता हूँ पॉडकास्ट में, अगर हम एक मैसेज की बात भी करते हैं ना, तो खुद से ज़्यादा जो लोग आपके साथ है ना, उनके बारे में काम करके सोच के देखो, आपका विजन ही बदल देंगे वो लोग। क्योंकि उन लोगों को कोई समझाने वाला या समझने वाला है ही नहीं। रेयरेस्ट है ये प्रजाति विलुप्त हो गई है। ये प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन, मार धाड़, इसके आगे निकलना, ये निकलना, वो निकलना, ये नहीं है। ऐसे नहीं होता है। जैसे आप रतन टाटा जी को देखिए ना यार, व्हाट अ लेजेंड, व्हाट अ पर्सनैलिटी। बने ना यार, कितना बड़ा बने, मतलब आसमान से ऊंचा उनका कद है। कलाम साहब, एक बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा मैं। मैंने सुना है कि रोनाल्डो का भी घर है यहाँ कहीं पाम जुमेरा में। दुबई में सबका ही घर है। शाहरुख खान का भी शाहरुख ऑब्वियसली है। खान का भी है, हाँ, डेविड बेकहम का भी है। वो कैसे घर लेते हैं यहाँ? लाइक व्हाट डू दे कीप इन माइंड? देखिए, बेसिकली यूएई की जो गवर्नमेंट है वो बहुत लोगों को हेल्प करती है कि आप यहाँ पे घर खरीदिए, या कई बार उनको घर गिफ्ट भी किए जाते हैं। फ्री में? हाँ, जनरली वो लोग खरीदते हैं या फिर उनको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, या कुछ भी आप कह लेते हैं। बट वर्ल्ड की लगभग हर बड़ी पर्सनैलिटी का एक ना एक घर तो आपको दुबई में ज़रूर मिलेगा। और सारे सब्सिडाइज नहीं है बाय द वे, है ना, सबको नहीं दिया, कुछ को हो सकता है दिया हो। और ये भी एक परसेप्शन है, मतलब सच्चाई तो कोई नहीं जानता इस बारे में। बट दुबई में घर खरीदना हर इंसान पसंद करता है। तो कैसे खरीदते हैं, मतलब भाई ठीक है, इफ़ यू हैव द मनी यू कैन बाय, सिंपल। हम्म। आप फ्री होल्ड घर खरीद सकते हैं ना। फ्री होल्ड है मतलब कि आप लाइफ टाइम आप ही का है वो। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस। वक्त बिताते हैं यहाँ ये लोग? आप देखिए, सेलिब्रिटी सारे आपको यहीं मिलेंगे। इनफैक्ट अभी तो विंटर है, तो अभी आपको हर सेलिब्रिटी यहीं पे ही मिलेगा। बट इन सारों के विलाज हैं या अपार्टमेंट्स हैं? ज़्यादातर विलाज हैं। विलाज कंसेप्ट इज मोर इन, दे लाइक विलाज, क्योंकि प्राइवेसी ज़्यादा होती है ना। अपार्टमेंट्स में लिफ्ट में इधर उधर, मतलब यू विल हैव टू गिव 100 सेल्फी एवरी डे। पर तो एरिया को ध्यान में रखकर लोग खरीदते हैं। एरिया बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि मतलब आपका डाउनटाउन से, देखिए डाउनटाउन इज द सेंटर पॉइंट है ना। डाउनटाउन से जो नियरेस्ट है वो महंगा है, थोड़ा दूर जा रहे हैं आप थोड़ा और महंगा है, बट सॉरी और सस्ता है। बट क्या है कि डेवलपर बहुत मैटर करता है। आप किस डेवलपर की कम्युनिटी में एंटर कर रहे हैं। जैसे ईमार्क सबसे मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड ब्रांड अगर आप कहो तो है। अगर आप दुबई घूमने आए हो ना, हर जगह ईमार ईमार ईमार। ईमार, हाँ। है क्या ईमार? सेमी गवर्नमेंट डेवलपमेंट कंपनी। जैसे आप जो डाउनटाउन देख रहे हैं, ये डाउनटाउन ईमार ने बनाया है। गवर्नमेंट जो है ना, मास्टर डेवलपमेंट करती है। मास्टर डेवलपमेंट का मतलब होता है एक बहुत बड़े एरिया को, एक बहुत बड़े चंक ऑफ एरिया, मतलब जिसके अंदर एक, वो अपने आप में एक सिटी है, उसको डेवलप कर देते हैं। और फिर वहां पर हम जैसे छोटे डेवलपर जाके डेवलपमेंट करते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट हमें रास्ता दिखाती है कि ये हमने डेवलप कर दिया, अब आगे इसमें फर्दर डेवलपमेंट आप कीजिए। इज दिस द रियल एस्टेट विंग ऑफ द रॉयल फैमिली टेक्निकली? हाँ, वही है ना, हाँ। कि वो भी डेवलपर्स हैं खुद? रॉयल फैमिली या गवर्नमेंट एक ही बात है। ओके, बहुत सही रॉयल फैमिली है ऑनेस्टली। बेस्ट इन द वर्ल्ड भाई, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ आपको, मतलब सब लोग बोलते ही हैं। अगर ऐसा शहर बनाया, ऐसी जन्नत बनाई है यहाँ, इट्स नॉट अ जोक। नहीं, जिन लोगों ने दुबई को 10 साल पहले देखा वो लोग समझते हैं क्या क्या हुआ है। और कितना फास्ट हुआ है। हाँ, और क्या क्या होगा। दे वांट एवरीथिंग नंबर वन, दैट्स इट। बेसिक अच्छी विला की प्राइस रफली कितनी होती है? कोई प्राइस नहीं है दुबई की। विला का आपको 10 करोड़ रुपए में भी विला मिल सकता है, और आपको 1000 करोड़ में भी विला मिल सकता 1000 का? सबसे महंगा घर कहाँ हो सकता है दुबई में? है।
सबसे महंगा घर तो रॉयल फैमिली का ही हो सकता है आफ्टर दैट उसके बाद ना। हाँ हाँ बायबल उसके बाद आप मानिए कि मैंशंस आपको मिल जाएंगे एमिरेट्स हिल्स में 300 मिलियन 400 मिलियन के, तो दिराम मतलब दिराम्स के, मतलब वही 800 हजार करोड़ में। पाम जुमीरा में अभी एक विला बिका रिसेंटली 200 मिलियन का, मतलब करीब 500 करोड़ रुपए का विला बिका। 38 ईयर्स के बाद 30s कैसे रहे हैं? 30s में मतलब थोड़ा स्ट्रगलिंग था मेरे लिए, और उस टाइम पे शौक शौक लगते थे। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब शौक वाली फीलिंग आती थी कि गाड़ी लेनी है ना, गाड़ी में बड़ा सा स्पीकर लगाना है, शीशे खोल के गाने चलाने हैं, या फिर आपको कुछ महंगे कपड़े पहनने हैं, या मतलब इस तरीके की ऐसी एक फीलिंग थी टीनेज वाली। बट ओवर द टाइम ना, अर्ली 30s में अर्ली 30s में हम्म, वो एक होती है। अगर वो नहीं होती ना तो शायद मैं अपने ड्रीम्स को चेज भी नहीं करता। क्योंकि आप पहली बार जिंदगी में पैसे हाँ, थोड़ा देख फील रहे हो। किया ना, यार पैसों की फीलिंग ये होती है। आप खरीद पाते हो ना जो आप चाह रहे हो, ये पैसे की फीलिंग है। वो चीज़ क्या थी आपके लिए जो बचपन से आप चाहते थे और जो अर्ली 30s में मिल मेरी गई? माँ का सम्मान, वाह डैम स्ट्रेट फॉरवर्ड, उफ आज भी वही है। मिला है? अब तो पूरा मिला है ऑफ कोर्स। वही है ना, ऐसा है तो दुनिया बोलती है कैसा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वो नहीं, वो मतलब मैं उन लोगों को एक्चुअली बोलना चाहूंगा कि आप किसी को कमजोर मत समझो यार, अपने आसपास के लोगों को यार। कल को वही शाहरुख खान बनेगा, वही अंबानी बनेगा, वही आपका सचिन तेंदुलकर बनेगा, उसमें से ही कोई मिथाली राज निकलेगी, उसमें से ही कोई मोदी साहब बनेंगे, उसमें से ही कोई अटल बिहारी वाजपेयी आएगा। दीदी को क्या गिफ्ट दिया आपने? दीदी को एक्चुअली तो सारी जिंदगी दीदी ने ही मुझे गिफ्ट दिए हैं। सेकंड मम्मी? सेकंड मम्मी तो है ही ना, रोज पिटता था ना सुबह उठते ही। दिन में 4-5 बार पिटता था, मतलब खाना 3 बार खाता था, पिटाई 5 बार। आई फील कि आपके साथ भी ऐसा ही हाँ होता हाँ था। आई एम ऑल्सो यंगर ब्रदर, यंगर सिबलिंग। और मेरी दीदी ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है जिंदगी में, मेरी बहुत। दीदी को कुछ नहीं चाहिए मेरे से। मेरी 2 दीदी है, दोनों को सेम। कुछ नहीं अच्छा चाहिए। 2 है? 2 है। तो यू 3 किड्स, यू आर द यंगेस्ट? हाँ, और मेरी दोनों दीदी एक ही घर में मैरिड है, मतलब मेरे दोनों जीजाजी रियल ब्रदर्स हैं। ओह वाओ। उनका रोल क्या रहा करियर में स्पेशली? उन्होंने समझाया कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है, और जब मेरी मदर बिजी होती थी अपनी जॉब करने में तो माँ की तरह संभाला उन्होंने। तो बेसिकली माँ का रोल निभाया उन्होंने। एज डिफरेंस क्या है? मेरी बड़ी बहन 6 साल बड़ी है मेरे से, 6 ईयर्स। एंड अदर वन? छोटी वाली 3 साल। वो बहुत जल्दी मैच्योर हो गई ना, क्योंकि पापा की डेथ के बाद। तो आपकी जो एल्डेस्ट सिस्टर है, शी वुड हैव बीन 12 इयर्स ओल्ड। हाँ, 12 साल की थी वो, यस। 6th क्लास में कितने साल का होता है बच्चा, आई डोंट नो। हाँ ऐसा ही कुछ। 11 12 जो ऐसा भी। ही होगा ना, हाँ। डैम। उन्होंने क्या बताया आपको उस फेज के बारे में? मुझे पता ही नहीं था, मुझे कोई बताता ही नहीं था। मेरे तो जब 5-6 साल बाद पता चला। प्रोटेक्ट किया था मेरे आपको? को तो ये बोलते थे पापा घूमने गए हैं। यार मुझे, यार 6 साल के बच्चे को क्या पता है डेथ क्या होती है? कैसे समझाओगे यार किसी बच्चे को? आप समझा सकते हो? नहीं। 10 साल के बच्चे को भी समझ नहीं होती मेरे हिसाब से तो। आजकल ठीक है, थोड़े से बच्चे ज़्यादा देखते हैं यूट्यूब एंड ऑल, तो उनको समझ है, बट उस टाइम पे तो वो फैसिलिटी भी नहीं थी ना। आप कुछ प्रोसेस कर रहे थे घर के माहौल को? नहीं, यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग? नॉट मच। मतलब सच में आपको प्रोटेक्ट किया गया है? हाँ, शील्डेड? शील्डेड, यस। तो उस मतलब इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है किसी तो के लिए? आप कब समझे? आ, शायद 12-13 साल की एज में। क्या सोच रहे थे तब? कुछ नहीं, जो हो गया हो गया। पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। फिर वही बात आ गई ना, जो आपने सम्मान खोया वो सम्मान वापसी चाहिए ना आपको, सोसाइटी वाइज? सोसाइटी वाइज। यस। सॉरी आई एम आस्किंग यू दिस, ठीक नो है? नो बट नो नो, आई एम कम्प्लीटली फाइन। वो फीलिंग क्या होती है इन टर्म्स ऑफ सीइंग योर फैमिली नॉट बी इन अ गुड फाइनेंशियल प्लेस? रिलेटिव्स ट्रीट यू डिफरेंटली, ऐसे कुछ होता है? यस। क्या होता है? देखिए, आप जब एक मुरझाए से पौधे को देखते हो, क्या आपके मन में कभी आता है कि ये पेड़ बनेगा? आप उसे कैसी नज़र से देखते हो? और आप एक हरे भरे पेड़ को जिस पे कि फल लगे हुए हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हो? वाह, सुंदर फूल है ना?
उस पौधे के बारे में भी तो सोचो ना भाई, वो भी तो बनेगा ना, कौन आता है उसको पानी देने भाई? ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है। मगर कोई ना कोई ऐसा होता है जो उस बात को समझता है और जो उसकी वैल्यू को समझता है और उसको, और एक ही बहुत होता है, और वही है ना, जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है। भगवान खुद तो आते नहीं है, भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। कौन थे आपके लिए मेरे मामा जी। मैस्कुलिन प्रेजेंस? हाँ। पापा बन के रहे? यस। देखिए, कुछ फर्ज और कुछ रिश्ते और कुछ कार्य, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये भी वैसा ही है। जिसने जीवन ही दे दिया, उसको आप क्या बोलोगे यार? आप देखिए, अगर आपको कुछ करना है ना, तो कुछ ऐसा कीजिए कि जिसकी वजह से उस इंसान को आपके ऊपर शर्मिंदगी ना हो। रोना आता है अब? अरे यार रोना कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है जिससे रोना आता है। बिजनेस की टेंशन? कुछ भी हो सकता है, मतलब सिचुएशंस कई बार हो जाती हैं इस तरीके की, बट वो ज़रूरी है ना, आपका शायद अंदर का जो कचरा है वो थोड़ा बाहर आ जाता है। पता है, जब मैं देवी उपासना करने बैठता हूँ ना, तब मुझको जी। रोना आता है। वाह, यू आर ब्लेस्ड। मैं तो यही कह सकता हूँ। मतलब पहले ये होता कि जब मेडिटेशन करने बैठ रहा हूँ तब, बट अब अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत सैडनेस बढ़ेगा, बहुत प्रेशर बढ़ा है, तो वो देवी उपासना के वक्त रिलीज हो जाता। मंत्र पढ़ रहा हूँ, जो भी मंत्र चांट कर रहा हूँ, फिर ऑन साम लेवल ना अंदर से मेरे अंदर का बच्चा ये कहता है, मम्मी मम्मी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है। और फिर आई फील कि देवी माँ छीन लेती है वो पेन मेरे से। इसे जब आपके ऑफिस में वो जो यंत्र था, देवी माँ का, वो अंदर से मैं स्माइल कर रहा था कि यार। देवी माँ ने देखा, ब्लेसिंग मिली आपको। एक मंक आए थे शो पर, अमोघ लीला प्रभु। अमोघ लीला हाँ। प्रभु जी। मैं जिस दिन उनसे मिला, मैं बहुत थक चुका था। 2 पॉडकास्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड किए थे, ये तीसरे पॉडकास्ट थे। एंड ही केम इन एट 9 PM, और वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आए थे और बहुत हाई एनर्जी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप इतने हाई एनर्जी कैसे हो? एंड इनफैक्ट उनसे बात करके मेरी भी एनर्जी लेवल ऊपर चले गए। तो हो ये क्या, क्यों हो रहा है ये? तो उन्होंने कहा था कि जैसे एक आग जब जलती है, अगर आप उस आग के पास अपना हाथ रखोगे, वो जो थोड़ी गर्माहट फील होती है, वार्मथ, उसी तरह जब आप कॉन्स्टेंटली ऊपर वाले से कनेक्टेड हो, उनकी वार्मथ फील हो जाती है। पर उस वार्मथ को हम एनर्जी कहते हैं। क्या बात है। लाइक एज यू कीप गोइंग टूवर्ड्स गॉड, जी। वो एनर्जी बढ़ती है, राइट? ये इसको मैं दूसरे एंगल से बोलता हूँ कि ये एक तरीके के, जैसे आपकी माँ का आंचल होता है, ये वैसा है जो अपने बच्चे को ऐसे ढक लेती है। वाह, देवी माँ। गोदी में जाके बैठो तो सही। ये कब स्टार्ट हुआ लाइफ ये में? तो बचपन से है। अब धार्मिक थे तभी भी? मैं तो सुपर धार्मिक हूँ। मतलब यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि अपने कल्चर को मेंटेन रखूँ। बहुत सारे हम ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स करते रहते हैं, रामायण पाठ, माता की चौकी, वाह सुंदरकांड, वाह। ये हरे कृष्णा, मतलब बहुत सारे हैं। मतलब इंडिया के बाहर बैठकर कहीं भी, मैं सिर्फ यूएई की बात नहीं कर रहा जी हूँ, जी जी। इंडिया के बाहर बैठकर स्पिरिचुअल लेवल्स को मेंटेन करना इजी है, मुश्किल है? बहुत इजी है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। आप जब किसी चीज़ से दूर होते हैं ना, तभी तो उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है आपको। अभी आपको इंडिया में कोई खाना अच्छा लगता है, दिन भर आपके सामने वो रेडी वाला खड़ा है, स्ट्रीट फूड। दिल्ली वाला हूँ ना, तो शायद थोड़ी बात कर रहा हूँ। वो बेचारा रोज टन 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 टन, आपने देखा है कभी वो छोले टिक्की कुलचे वाला? वाला? है ना, हाँ, छोले हाँ, कुलचे वाला, वो जो टिक्की वाला, ऐसा ऐसे रखा रहता है है। ना, हाँ, ऐसे रखा रहता है। हाँ। वो दिन भर बजाया जा रहा है, उसकी वैल्यू ही नहीं पता भैया आपको। अभी तो यहाँ पर अगर वो दिख जाए मुझे, मैं ही इंटरव्यू छोड़ के भाग जाऊंगा खाने। मिलते हैं अच्छे छोले कुलचे? हाँ ठीक है, मिल जाते हैं। नहीं तो मंगा लेते हैं। जेन जीज के लिए क्या मैसेज है, भारतीय जेन जीज के लिए? आपका एक बहुत क्रेजी सक्सेसफुल और ठहराव ओरिएंटेड करियर रहा है जी। मतलब गुड स्टूडेंट, सीए, फिर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एट वन पॉइंट। आपने बहुत सही चीजें करी है लाइफ में, आई फील। बाय द बुक येट मर्क्यूरियल करियर।
स्टूडेंट ऑफ द गेम एंड देन फिर उसके हाँ। एक पॉइंट के बाद अग्रेशन। एग्रेशन और अपना खेल। देखो मेरी एडवाइस हमेशा से एक ही रही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारा कंफर्ट जोन है, जो हमको अनफॉर्चुनेटली सिखाया जाता है टू अवॉइड ट्राइंग न्यू थिंग्स। यही एक सबसे बड़ा बॉटल नेक है जिसकी वजह से हम लोग शायद नहीं कर पाते। तो मेरी एडवाइस बहुत सिंपल है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। घर से बाहर निकलो, नई चीज़ों को ट्राई करो। जिस चीज़ को करने में सबसे ज़्यादा डर लगता है, सबसे पहले उसी चीज़ से करो, क्योंकि डर के आगे जीत है। रियान पराग जान तो हाँ, क्रिकेटर। वो शो पर आए थे, मैंने उनसे उनके ट्रेनिंग फेज़ के बारे में बात करी। उनके पापा भी क्रिकेटर रहे, तो उन्होंने कहा था कि टिल एज 14 उनके पापा ने उन्हें सिर्फ डिफेंसिव शॉट्स सिखाए थे और बताया था कि सिर्फ डिफेंसिव शॉट्स खेलो और कुछ मत करो। एज 14 के बाद ऑटोमेटिकली आप सिक्सेस मारने लगोगे, और सच में वही हुआ, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रांग हो गई, उनका टेक्निक स्ट्रांग है, वाह, फिर सिक्सेस मारने लगे। कमाल है। यही ऑनेस्टली मेरी खुद की एडवाइस रहती है फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स कि इनिशियली करियर के स्टार्टिंग फेज में स्लो काम करो, पेशेंस के साथ काम करो, एक ही चीज़ करो, एक ही सब्जेक्ट को सीखो। वही जैसे मैंने बोला ना कि पिच पे बॉल को देख के खेलना है, वही बात हो गई ना। मगर देखिए, अनफॉर्चुनेटली एक सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ा, मतलब मैं ये बात पेरेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ आजकल, हालांकि ये इतना अप्लाई नहीं होता है, बट हमारी जनरेशन में तो होता था। मतलब दिन में 40 बार ये बताया जाता था कि ये नहीं करना है, ये नहीं बताया जाता था कि क्या करना है। डोंट्स की लिस्ट थोड़ी ज्यादा है डूज से, उसको थोड़ा सा कम कीजिए प्लीज। बच्चे को मत बताओ कि ये नहीं करना है। आपकी लाइफ अलग थी, इसकी लाइफ, बच्चे की लाइफ अलग है। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स मैं बोलूँगा उनको, जिनको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, चाहे वो ठीक है कुछ भी करें, सोल्जर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, बट ट्राई न्यू वेज। जैसा आपकी लाइन में बोलते हैं ना, कंटेंट इज द किंग, तो वो कंटेंट उन्हें खुद बनाना पड़ेगा। अभी मानते हो कि MBA करना चाहिए? नहीं, कुछ भी करो, मतलब मैं ऐसा नहीं, देखिए एजुकेशन तो ज़रूरी है ना, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है ना एटलीस्ट। एजुकेशन इज़ नॉट फॉर करियर, एजुकेशन इज़ ओनली अ गाइडिंग फोर्स टूवर्ड्स परसुइंग योर करियर। अब शाहरुख खान के फैन क्यों हो? देखिए, शाहरुख खान की तो पूरी दुनिया ही फ़ैन है, बट मुझे शाहरुख खान की जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है शाहरुख खान की जर्नी। इट्स अ रियल स्टोरी ऑफ रैग्स टू रिचेस। ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। एक अजीब सी इंस्पिरेशन मिलती है जब भी शाहरुख खान को सुनता हूँ, और बड़ा रियल लगता है सब कुछ। शाहरुख खान ने सिर्फ मूवीज़ में ही नहीं बल्कि फिल्मों में ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी ही इज़ वेरी सक्सेसफुल। बिजनेस किया, मतलब ही स्टिल डूइंग बिजनेस। लोग जानते नहीं कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट VFX फर्म्स इज हिज। हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शाहरुख खान तो यार एक कंप्लीट मैन है। आपने रेमंड का ऐड देखा है ना, वो आता था ना, हाँ, कंप्लीट मैन, SRK SRK। वो मिले हैं यहाँ। देखिए, मैं SRK को कई बार देखा है मैंने, मगर मैं SRK से उस दिन मिलूंगा जिस दिन मैं SRK से मिलने लायक हो जाऊंगा। आप अब नहीं हो लायक? यार अभी तो मुझे लगता है अभी तो मंजिल अभी बाकी है, ऐसे नहीं मिलना। देखिए बहुत आसान है, मगर SRK सामने से मुझे पहचानेंगे तब मज़ा आएगा मिलने का। एक ही सेलिब्रिटी है जिसको मैं एडमायर करता हूँ, SRK SRK। आपकी बहुत क्रेजी पर्सनालिटी है। आई एम जस्ट ग्लैड कि हमें ये एक्सट्रैक्ट करने का एक चांस मिला सेम एज आई। ओवर टू द इंटरनेट, क्योंकि लोगों को आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। एंड आई होप कि हमने शुक्रिया। उस जर्नी का इवन अगर 5% एक्सट्रैक्ट किया, इट्स अ सक्सेसफुल नहीं, पॉडकास्ट। थोड़ा ज़्यादा था। क्यूरियस टू सी कि आप 10-20 सालों में क्या क्या करोगे। एंड दोबारा करेंगे हम पॉडकास्ट। या एंड में बस ये कहना चाहता हूँ, इंडिया इज प्राउड ऑफ यू। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। जय हिंद। आप जैसे लोग जेन्युइनली भारत का नाम रोशन कर रहे हो ग्लोबल मार्केट्स में, थैंक यू। बहुत बड़ी चीज़ है।
जिन लोगों ने ट्रैवल किया है ग्लोबली वो लोग समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो. इट्स नॉट ईजी टू मूव टू अनदर कंट्री एंड फ्लरिश. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई ऑन एवरीथिंग यू डन. Thank you, man. And don't mind me saying this, but I'm sure your father is very proud of you wherever he is. He is. He is watching me. Thank you, Ankur Bhaiya. Thank you, जी. Wish you जय even माता more दी. luck. Jai Hind. जय माता दी. And Jai Mata Di. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड अंकुर भैया के साथ. आई नो आपको मज़ा आया होगा. सम पीपल रब ऑफ ऑन यू, और यही है द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जॉब कि ऐसे सुनहरे लोगों से मिलने का एक चांस मिल जाता है, उनकी स्टोरीज जानने का एक चांस मिल जाता है, और जिस नज़रिए से मैं उनकी ज़िंदगी को देख रहा हूँ, उनकी सफलता को देख रहा हूँ, उसी नज़रिए को आपके साथ शेयर करने का चांस मिलता है. इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने के पीछे की इंटेंशन यही थी कि यार इंडिया को हेल्प मिल जाए, इंडिया को गाइडेंस मिल जाए, इंडिया को मोटिवेशन मिल जाए. एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं बहुत सारे यंग अंकुर अग्रवाल्स. छा जाओ यार लाइफ में, आगे बढ़ो, मेहनत करो, कीप गेटिंग मोर सक्सेसफुल, और देश का नाम रोशन करो दुनिया भर. दिस वॉज अंकुर अग्रवाल ऑफ B&W Developments मेकिंग हिज डेब्यू ऑन TRS. अंकुर भैया भी लौट कर आएंगे शो पर. बताइए अगली बार कैसी बातें करनी चाहिए इनके साथ. लॉट्स ऑफ लव टू यू. थैंक यू फॉर लिसनिंग इन.